दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है सूखी नदी का स्पर्श और कहानीकार हैं प्रकाश कांत। तो बिना किसी भूमिका के मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी। भीतर घुसने तक कतई अंदाज नहीं था इस तरह के एहसास के भर जाने का। हालांकि उदासी तो घिरी हुई थी, घर से चलते वक्त ही घिराई थी। वैसे इधर लगातार टालता रहा था जाना, जबकि कायदे से पहले ही चले जाना चाहिए था। इस अरसे में पिछले पते पर दो एक खत तभी आ गए थे, मकान मालिक के मकान जल्दी खाली कर देने के सिलसिले में। इन खतों से ही एहसास हुआ था कि उधर अब भी कुछ न कुछ ऐसा है जो बाकी है, जिसे जस तस छोड़कर दादी आ गई थी इधर। माँ के बार बार याद दिलाने और दबाव डालने के बाद जाना पड़ा था, एक तरह से बेमन ही। इस बार काफी लंबे अरसे के बाद जाना हो पा रहा था उधर। पता नहीं किन किन कामों में फंसा रहा था। इस बीच दादी खत भिजवा कर बुलवा रही थीं और मैं जल्दी पहुंचने का भरोसा दिलवाता रहा था, लेकिन नहीं जा पाया। अब जा पा रहा था। अब ताप्ती नदी की महीन मिट्टी, कहीं कंकड़ पत्थर का नाम नहीं। मिट्टी में धंसते पांव। इधर आने पर नदी की तरफ घूमने जरूर जाता था। सुबह शाम, शाम को अंधेरा जब नदी के पानी में काफी घुल चलता, तभी लौटता था। काफी दूर नदी किनारे किनारे चलने के बाद गांव में दाखिल हुआ था। एक पुराना गांव, नदी किनारे की पहाड़ी पर बसा हुआ। पुरानी बसाहट, पुरखों का गांव। पुरखे जिन्हें कभी देखा नहीं जाता, महसूस भर किया जाता है छुअन की तरह। ऐसे ही मौकों पर पुरखे, पता नहीं पिता ने कभी इस छुअन को महसूस किया था या नहीं। वैसे भी उन्होंने ये गांव अपनी बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था। शुरुआती पढ़ाई खत्म होने के साथ ही चले आए थे मध्य प्रदेश के दूर कस्बे में रोजगार की तलाश करते हुए। फिर इधर ही बस गए थे। पिता को बहुत कम ही आते जाते देखा था अपने पुरखों के गांव। कभी उन्हें उधर की बातें भी करते देखा सुना नहीं। न गांव की बातें, न अपने पुरखों की बातें। अगर मैंने अपनी ओर से कोई बात निकाली भी, तो उन्होंने या तो काम चलाओ जवाब से निपटा दिया या फिर चुप लगा गए। जल्दी ही जान गया था कि उनकी इस तरह की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल मैंने भी इस सिलसिले में अब बात करना बंद कर दिया था। बाद में ये भी जाना था कि पिता और दादी के बीच अजीब सा ठंडापन है। ठंडा रिश्ता, माँ बेटे या किसी भी तरह के रिश्ते की गर्माहट उनके बीच नहीं थी। ऐसा शायद पिता द्वारा बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिए जाने और फिर लगातार बाहर ही बाहर रहने के कारण हुआ हो। वैसे भी रिश्तों में गर्माहट सोबतों का ही नतीजा है। लेकिन फिर अपना ख्याल आता, मैं भी दादी के साथ कहाँ रहा, शायद पिता जितना भी नहीं। फिर मैं इतना लगाव कैसे महसूस करता रह सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता के एवज में या उनकी तरफ से मैं ही उनके हिस्से का लगाव महसूस करता रहा हूं। एक तरह का खामियाजा। इसलिए बड़ा होने के बाद बराबर उधर आता जाता रहा। पिता इतनी बार नहीं गए थे। होश संभालने के बाद कभी उन्हें आते जाते नहीं देखा था, न दादी को आते जाते देखा। 2-4 साल में एकाध बार आती थीं, 4-6 दिनों के लिए। इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके 4-6 दिन रुक कर लौट जाती। पिता एकाध बार रुकने को कहते, एक तरह का शिष्टाचार। दादी जिसका कोई जवाब नहीं देती, चली जाती। पिता बस में बिठा आते।
मैं भी उनके साथ होता। दादी मुझे बस रवाना होने तक प्यार करती रहती। जिस दिन पिता गुजरे थे, दादी अपने गांव थी। तार से खबर देने के बावजूद तीसरे दिन पहुंच पाई थी। तीसरा निपट जाने के बाद अपने बेटे का आखिरी बार मुंह तक नहीं देख पाई। लगा था कि बुरी तरह रो पड़ेंगी, लेकिन वे नहीं रोईं। कम से कम उस तरह से तो नहीं ही जैसा ऐसे मौकों पर रोया जाता है, या कि कोई भी माँ रोती है बेटे की मौत पर। लेकिन दादी की आंखें डबडबाई भर थीं। कुछ एक आंसू टपके थे। पिता की मौत के बारे में पूछताछ की थी। माँ इस दरमियान जोर जोर से लगातार रोती रही थी। दादी उसे दिलासा देती रही थी। मैं अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त उन दो औरतों में से किसका दुख ज्यादा बड़ा है, उसका जिसका पति मरा है, या फिर उसका जिसका बेटा गुजरा है, या कि दोनों का ही दुख एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों तरह का दुख औरत का दुख है। इस बार भी दादी 2 दिन ही रुकी थी, हमेशा की तरह, जबकि उसे रुकना चाहिए था। लोगों का यही कहना भी था, लेकिन नहीं रुकी थी। दादी के जाते वक्त माँ फिर रोई थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपनी पलकें पोंछी थी। मैं बस स्टैंड तक साथ गया था। दादी बस चलने तक चुप बनी रही थी। उसके भीतर पता नहीं क्या कुछ गुजर रहा था, तूफान, जलजला या ऐसा ही कुछ। बस चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर सिर पर हाथ फेरा था और फिर अपनी आंखों को पोंछ लिया था। मैं अंदाज लगाता रहा था कि उसके भीतर क्या कुछ और कितना कुछ खत्म हो गया होगा। बहरहाल दादी लौट गई थी, फिर से अपने गांव, पुरखों के गांव। उसके बाद दादी एक लंबे अरसे तक नहीं आई और न कोई चिट्ठी ही आई। मेरे खतों का जवाब भी नहीं। थोड़ी सी घबराहट हुई थी। 2 दिन का वक्त निकाल कर गया था। दादी ठीक ठाक थी। मुझे देखकर खुश हुई। उसके बाद आना जाना फिर से शुरू हो गया था। 1.5 साल में एक आध चक्कर लगा देती थी। इस बार भी इसी तरह आई, जल्दी लौट जाने का इरादा लेकर, लेकिन नहीं लौट पाई। इस तरह न लौट पाने की कोई कल्पना न कभी उसने की होगी और न गांव वालों ने। एक अच्छी भली तंदुरुस्त कदकाठी को देखकर भला कौन आशंकित हो सकता था। बेचारी इतनी दूर अपने पोते के पास मरने के लिए आई। एक बुजुर्ग की टिप्पणी थी। सभी इसे अजीब सा इत्तेफाक मान रहे थे। दादी का अपना पुश्तैनी गांव छोड़कर इतनी दूर मेरे पास आना और गुजर जाना। खुद मैं भी हैरान था। ये भी सोच रहा था कि ऐसा कुछ अगर दादी को गांव में रहते ही हो जाता तो फिर शायद मुझे खबर भी न मिल पाती। गांव में किसी के पास भी मेरे नए शहर का पता न होने की वजह से। क्या दादी को इस तरह का कोई अंदाज रहा था और इसलिए इतनी दूर खुद मेरे पास आई थी ताकि वो लावारिस मौत न मरें, अपने पोते के पास मरें। लेकिन इस तरह का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? अच्छी भली तंदुरुस्ती के साथ चलना, आते वक्त रास्ते में बारिश में भीग जाना, सर्दी जुकाम, निमोनिया, 8-10 दिन की बीमारी और सब कुछ खत्म। पिता से एकदम उल्टे। वे तो तकरीबन 1.5 साल बीमार रहे थे। वे दादी को अक्सर कहा करते थे कि वह इतनी दूर अकेली रहती हैं। ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो पता भी नहीं चल पाएगा। सुनकर वह हंस देती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या कि दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। लावारिस नहीं गईं, मेरे पास आकर गुजरी। पिता जब तक रहे उसे अपना सब कुछ समेट कर
उनके पास चले आने का आग्रह करते रहे और दादी हर बार टालती रहीं। उसका कहना था कि जब तक उसके हाथ पांव चल रहे हैं वह वहीं रहेगी। जिस दिन हाथ पांव जवाब दे देंगे चली आएगी। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। पिता के गुजर जाने के बाद मैं भी वैसा ही आग्रह करता रहा। मुझे भी वही जवाब मिलता रहा। लेकिन दादी आखिर तक स्थायी रूप से रहने के लिए मेरे पास नहीं आई। सोचते सोचते गांव आ गया। इस बार पहले की तरह महसूस नहीं हो रहा था। पहले गांव में घुसने के साथ ही एक पुरानी आत्मी गंध सांसों से होकर खून में घुल जाती थी। लेकिन इस बार जैसे मायूसी भरी हुई थी। रफ्तार धीमी हो गई थी, जबकि पहले तेज हो जाया करती थी। भीतर एक बच्चा उगाता था, शैतान बच्चा। दादी को चौंकाने का ख्याल इसलिए हमेशा बिना पूर्व सूचना के पहुंचता। दादी चौंकती, खुशी से भर उठती, लेकिन इस बार भीतर से खाली था, खाली और सोना। बार बार लग रहा था कि वहां क्यों आया है, किसके लिए? सिर्फ उस मकान के लिए जिसमें दादी रहा करती थी, उस सामान के लिए जो दादी प्रयोग करती थी। क्या इसी सब के लिए आया है? क्या जरूरी था ना इसके लिए, इतनी दूर से, तब जबकि दादी नहीं है। जैसा कि पहले भी होता था, गांव में किसी ने पहचाना नहीं था। जब 2-2 साल बाद आना जाना होगा तो भला कोई क्यों पहचानेगा? लोग देख बर रहे थे उसी नज़र से जिससे अजनबी को देखा जाता है। सूंघने वाली नज़र, सूंघ कर पहचानने की कोशिश, न पहचान पाने पर अपने काम में लग जाना। एक पुराने गांव की अपनी गिरफ्त होती है, जो कि धीरे धीरे कसती जाती है। हर बार कसती थी, लेकिन इस बार नहीं कस रही थी। सारे कसाव ढीले पड़े हुए थे। पुश्तैनी मकान बिकने के बाद से दादी किराए के मकानों में 3-4 घर बदल चुकी थी। इस बार जो कोठरी उसका घर थी, उसमें 1.5 साल पहले ही रहना शुरू किया था। मैं अब तक उसमें नहीं आ पाया था। दादी ने अपनी चिट्ठियों में इस नए घर का जिक्र किया था। वहां आई तो एक नए घर की ही बात करती रही थी। बहुत सारी बातें बताई थीं उस नए घर के बारे में। इसके बावजूद मुझे पता पूछना पड़ा, क्योंकि मकान मालिक का नाम भूल गया था। इसीलिए दादी के नाम से ही पूछना पड़ा था। दादी का मकान, जो आदमी अब दुनिया में ही नहीं था, उसका नाम, उसका पता। फिर भी पूछा तो इसी तरह जा सकता था। मैं पूछ रहा था, सामने वाला जवाब देने से पहले मुझे घूर कर देख रहा था। मेरे शनाख्त, आखिर मकान मिल गया। मेरे आने के बारे में सुनकर मकान मालिक दौड़ कर आया था। चाबी उसी के पास थी। ताले के छेद में जाले पड़ गए थे। थोड़ा सा जाम भी हो गया था। खोलने में दिक्कत हुई। दरवाजे खुलते ही महीनों से पड़ा बंद आंखों में धंस गया था। कुछ पल उस बंद को देखते रहने के बाद उसमें दाखिल हुआ। सामने वही सब था जो दादी अपने हाथ से शक्ल देकर छोड़ गई थी। रस्सी पर पानी छानने का कपड़ा सूख रहा था। दादी ने आखिरी बार पानी छान कर उसे रस्सी पर फैलाया था। सूख चुके कपड़े पर सलवटें थी, गीलेपन की स्मृति रेखाएं। चूल्हे के पास बुझाई हुई लकड़ियां थीं। दादी ने शायद चलने के पहले चाय बनाकर पी होगी, जैसी कि उसे आदत थी, और लकड़ियां बुझा कर रख दी होंगी। तांबे के घड़े पर लोटा औंधा रखा हुआ था, जैसा कि उसे जाते वक्त छोड़ा गया होगा। घड़े में पानी था, आधा दादी के हाथ का भरा हुआ। चूल्हे के पास की अलमारी में कुछ एक
छोटे बड़े डिब्बे थे, आटा, दाल और दीगर सामान के डिब्बे। आटे के डिब्बे में इल्लियां पड़ गई थीं। डिब्बे में कटोरी पड़ी थी, आधी भरी आधी खाली। दादी के हाथ से आधी भरी या आधी खाली रह गई कटोरी। चीज़ों के साथ ही होता है ऐसा, वे वैसी की वैसी मिलती हैं जैसी उन्हें छोड़ा जाता है। वे खुद अपने में कोई तब्दीली नहीं करती। चाय, शक्कर, गुड़, चावल, दाल, हर डिब्बे में कुछ न कुछ। तेल के डिब्बे में आधा डिब्बा तेल, तिल्ली का। दादी को यही तेल अच्छा लगता था। हर साल सीजन पर तिल खरीद कर तिल निकलवा लेती थी। वही तेल था। डिब्बा खोलते ही उसकी गंध फेफड़ों में उतर गई। एक छोटे डिब्बे में छुट्टे पैसे पड़े थे, चिल्लर, चवन्नी, अठन्नी। कोने में जंग खाई पेटी पड़ी थी, कुछ एक कपड़े। कपड़ों के नीचे पिता के और मेरे बचपन की तस्वीरें। दादी की उस पेटी में मेरा और पिता का दोनों का बचपन सुरक्षित था। इन दोनों बचपनों को एक साथ देखना एक अजीब अनुभव था। तस्वीरों के साथ कुछ बंडल रखे थे, धागे में बंधे हुए। पिता के और मेरे खत, दादी के नाम लिखे खत। दादी जो अब नहीं थीं और पिता वे भी नहीं थे। खत थे, बस उन्हें पढ़ा था। अपने लिखे खत भी, जिनके बारे में मैं भूल चुका था, जिनका कोई मजमून नहीं था। उन्हें पढ़ते वक्त अचानक वे क्षण याद हो आए थे जिनमें वे लिखे गए थे। दादी ने उन्हें पता नहीं कितनी कितनी बार पढ़ा होगा, जैसा कि वह अक्सर किया करती थी। खतों को पूरी इबारत याद हो जाने तक पढ़ना। पता नहीं क्या मिलता होगा इतनी इतनी बार पढ़ने से। पेटी बंद कर दी थी। अब कमरे के ठीक बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर दादी की तरतीब से तैयार कमरा। अंदाज लगाने की कोशिश की थी कि घर में होते वक्त दादी किस जगह क्या करती होंगी। फुर्सत में कहाँ बैठती होगी, कहाँ सोती होगी। एक कोने में एक जोड़े बिस्तर रखे हुए थे, पुरानी गंध से रचे हुए। दादी के हाथों तह कर रखे गए। यहाँ रहते दादी उन्हीं पर आखिरी बार सोई होंगी और उठने पर उन्हें तह करके रख दिया होगा, ये सोचकर कि लौटकर उन्हें धूप दिखाएगी, जैसा कि हमेशा करती थी। इस नए घर के पिछवाड़े आम का झाड़ है, जिसके नीचे खड़े होने पर नदी दिखाई देती है। दादी ने अपने खत में लिखा था, मैंने पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा, नदी दिखाई दे रही थी, पुरखों की नदी। नदी जिसके किनारे यहाँ आने पर रोज घूमने आता था, शाम पड़े लौटता। दादी खाना बनाकर इंतजार करती, मिलती। खाकर बाहर डली खटिया पर लेट जाता, पुरखों के आकाश के नीचे। आज नदी पर जाने का मन नहीं हुआ। जब भीतर की नदियां सूख जाती हैं, तब फिर बाहर की नदियां शायद उतनी आत्मीय नहीं रह जाती। बहरहाल आम के पेड़ की डाल से चिड़िया के लिए पानी की कटोरी लटकी थी, खाली। कुछ धूल और एक आध सूखी पत्ती के अलावा कुछ नहीं था उसमें। चलने से पहले दादी ने उसे पूरा भर दिया होगा, ताकि चिड़ियों का कुछ दिन का काम चलता रहे। चला भी होगा। चिड़ियाएं एक दिन आती रही होंगी, पानी चुक जाने के बाद भी। फिर उन्होंने आना बंद कर दिया होगा, नदी की तरफ चली गई होंगी शायद। उन्हें दादी के गुजर जाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहा होगा। परिंदे शायद इस तरह के मालूमात रखते भी नहीं। पेड़ के नीचे से फिर कमरे में आया। दरवाजे के पास राख का डिब्बा था, बर्तन मांजने के लिए रखी हुई राख। दादी की राख भर रह गई देह याद आई थी। अच्छी भली देह का बोरी भरकर राख रह जाना और हवाले हो जाना नदी के।
शिप्रा के नदी से नदी तक, नदी का खत्म हो जाना, कमरे की दीवार की लीपन उखड़ रही थी। दादी ने शायद उन्हीं दीवालों पर लिपवाने को सोचा होगा। एक दीवार पर कैलेंडर था जिसमें वही महीना टंगा था जिसमें दादी यहाँ से रवाना हुई थी। अगले महीने जो कि गुजर गए थे, लेकिन वह कैलेंडर से होकर गुजरने से रह गए थे। होता है ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें जब कई जगहों से किसी अंधड़ की तरह गुजर चुकती हैं, तब भी वे कुछ एक जगहों से गुजरने से रह जाती हैं। बहरहाल मैंने देखा कि कैलेंडर की एक ओर मेरा नया पता लिखा हुआ था, दादी के हाथ से लिखा गया। दादी उस उलझे उलझे से पते से चिढ़ती थीं। उसे अजीब भी लगता था कि ऐसे उलझे हुए पते वाले जगह पर कैसे रहा जा सकता है। उसकी बूढ़ी हंसी में बूढ़ी नदी का ताजा स्पर्श था। अचानक ध्यान आया कि बहुत देर से अकेला खड़ा हूँ दादी के घर में, जिसमें उसके रहते कभी नहीं आ पाया था। अब था। कुछ पल के लिए दीवार से टिक कर बैठ गया था, चुपचाप, बाहर होते अंधेरे को अपने भीतर उतरता महसूस करते हुए। दादी ने नहीं सोचा होगा कि उसके नहीं रहने पर उसके घर में मैं कभी इस तरह हूँगा। मैंने भी कहाँ सोचा था। सोचने के साथ यही तो होता है कि बहुत सारा सोचने से बाकी रह ही जाता है। शाम हो रही थी। दीवार पर चिमनी टंगी थी। दादी इस वक्त तक चिमनी जला देती थी। मैं उठा, चिमनी जला दी। चिमनी को अपनी लौ पकड़ने में वक्त लगा था। घर के अंधेरे में चिमनी का उजाला घुलने लगा। कुछ पल उजाले को देखता रहा, फिर बाहर निकल आया। दरवाज़ा लगाया, ताला डाला। मकान मालिक सामने खड़ा था, आंखों में सवाल लिए। मैंने जेब से पर्स निकाल कर पिछला पूरा किराया चुकाया। अगला किराया भी हर महीने भेजता रहूँगा, मैंने कहा था। वह मुझे देख रहा था हैरानी से। मैं तेज़ कदमों से बढ़ रहा था स्टैंड की ओर। आखिरी बस का वक्त हो रहा था। जेब में दादी के घर की चाबी थी और मैं महसूस कर रहा था अपने भीतर एक बूढ़ी नदी का स्पर्श, अपने में समा लेता हुआ स्पर्श। दोस्तों, ये रही कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हम मेरे साथ जुड़िएगा, अपनी राय भी लिखिएगा। शुक्रिया।